नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात करावल नगर दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। बात 12 अप्रैल 2023 की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र के महालक्ष्मी विहार में 12 अप्रैल की सुबह उस समय हो हल्ला मच गया जब मकान नंबर B85 के बाहर दरवाजे पर एक युवती की लाश किसी ने पड़ी देखकर शोर मचाया। देखते ही देखते आस पड़ोस ही नहीं बल्कि दूसरी गलियों के लोग भी उस मकान के आगे आकर लाश देखने के लिए जमा होने लगे। युवती के शरीर पर सलवार सूट था। उसकी उम्र 30 साल के करीब लग रही थी। चेहरे मोहरे से वो मध्यम परिवार की दिखाई देती थी। किसी ने इस लाश की सूचना फोन द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। करीब 20-25 मिनट में ही करावल नगर थाने के SHO नफे सिंह 2-3 पुलिस कर्मियों को लेकर वहां पर आ गए। पुलिस ने पहले वहां एकत्र भीड़ को दूर हटाया, फिर युवती की लाश का निरीक्षण किया। युवती के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट अथवा जख्म के निशान नहीं थे। SHO नफे सिंह की पैनी निगाहों ने युवती के गले पर लाल निशान देखे तो तुरंत अनुमान लगा लिया कि युवती को गला घोंटकर मारा गया है। सबसे पहले युवती की शिनाख्त का प्रश्न था। अभी तक वहां जमा लोगों में से किसी ने भी मृतका की पहचान नहीं की थी। इससे यही लगा कि वो युवती इस क्षेत्र की नहीं है। उन्होंने इस लाश की सूचना मोबाइल द्वारा DCP जॉय तिर्की को दे दी। उनसे सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने फोटोग्राफर और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। उनके आ जाने पर दूसरी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करके शव को GTB अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। 15 अप्रैल 2023 को इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार ने वादी बनकर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302/201 के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उसी दिन उस युवती की लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया कि युवती की हत्या गला दबाकर की गई है। युवती शादीशुदा होगी। इस बात को कोई सुहाग चिन्ह युवती के जिस्म पर नहीं थे। इससे यह अनुमान लगाया गया कि युवती कुंवारी थी। युवती कौन थी, सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी था। DCP जॉय तिर्की ने युवती की शिनाख्त और उसके हत्यारों का पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया। युवती की पहचान के लिए दिल्ली के सभी थानों में लाश की फोटो भेजकर ये मालूम करने की कोशिश की गई कि इस युवती की गुमशुदगी उनके यहाँ दर्ज तो ही है। यदि है तो वो थाना करावल नगर में इसकी इत्तला दे। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी थाने से सूचना नहीं मिली तो युवती के पैम्पलेट छपवाकर करावल नगर और आसपास के इलाकों में चिपकाए गए। इससे भी बात नहीं बनी तो अखबारों में मृतका की फोटो छपवा दी गई और उसको पहचानने वाले को उचित इनाम देने की घोषणा कर दी गई। लेकिन इससे भी पुलिस को युवती के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। फिर 4-5 दिन बाद पुलिस ने युवती के शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। एक बार पूरी टीम उच्च अधिकारियों के साथ सिर जोड़कर मंत्रणा के लिए बैठी। सभी से इस केस में आगे बढ़ने के लिए उनके सुझाव पूछे गए। इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार ने अंधेरे में भटकती पुलिस टीम के सामने अपना सुझाव रखते हुए कहा, सर, यदि हम CCTV का सहारा ले तो हमें सफलता मिलने की संभावना है। मेरा मानना है कि जहां युवती की लाश मिली है हमें वहां के CCTV को खोजना होगा। यदि वहां CCTV मिला तो काफी हद तक हम हत्यारों का सुराग पा सकते हैं। शाबाश मिस्टर राजेंद्र कुमार, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। निसंदेह वहां CCTV होंगे। उनमें अपराधी द्वारा लाश उस मकान के बाहर डालने का एक भी फोटो यदि मिलता है तो हमें आगे बढ़ने की राह मिल जाएगी। DCP जॉय तिर्की राजेंद्र कुमार की सराहना करते हुए बोले, आप सभी लोग इस बात पर अमल करिए। पुलिस टीम उसी समय थाने से निकलकर महालक्ष्मी विहार के मकान नंबर B85 के सामने पहुंच गई। उस युवती की लाश वहीं पाई गई थी। पुलिस वालों की खोजी नजरें वहां आसपास CCTV कैमरों को तलाशने लगी। उस जगह पर तो नहीं, सामने सड़क पर उन्हें CCTV कैमरा एक पोल पर लगा हुआ दिखाई दे गया। तुरंत उसकी फुटेज निकलवाकर कंट्रोल रूम में चेक की गई तो पुलिस टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस सड़क पर उन्हें एक बाइक पर 3 लोग बैठकर गली की ओर जाते नजर आ गए। उन तीनों में एक बाइक चला रहा युवक था, दूसरा पीछे बैठा हुआ भी युवक ही दिखाई दे रहा था।
दोनों के बीच में एक युवती बैठी थी। जूम करके देखने पर स्पष्ट हो गया कि युवती की आंखें बंद है, यानी वो मुर्दा हालत में है, जिसे पीछे बैठे युवक ने थाम रखा है। यह युवती वही थी जिसकी लाश पुलिस को B85 घर के बाहर मिली थी। फुटेज में दोनों युवकों के चेहरे ज्यादा स्पष्ट नहीं थे। कुछ ही दूरी पर एक CCTV और नजर आया। उसकी फुटेज देखी गई तो वे दोनों युवक बीच में मृतका युवती को बाइक पर बैठाकर महालक्ष्मी विहार की तरफ आते नजर आए। पुलिस टीम ने युवती और उन युवकों का पता ठिकाना जानने के लिए CCTV को आधार बनाया। रास्ते में लगे CCTV कैमरों को खंगालती हुई पुलिस टीम आखिर में शहादरा के तेलीवाड़ा क्षेत्र तक पहुंच गई। यहाँ से आगे के पोल पर भी CCTV थे, लेकिन उनमें इन युवकों की तस्वीर नहीं दिखाई दी। आखिरी कैमरे में पुलिस को जो दृश्य नजर आया वो उनके लिए बड़ी सफलता लेकर आया था। दोनों युवकों में से एक युवक उन्हें बाइक लिए सड़क पर खड़ा दिखाई दिया। दूसरा युवक गली में से आता नजर आया। आने वाले युवक के कंधे पर लड़की थी। वो निर्जीव यानी लाश लग रही थी। सर, यही कहीं से ये युवक युवती की लाश लेकर महालक्ष्मी विहार के लिए चले थे। एसआई मनदीप जोश में भरकर बोले, हमें यहाँ पर युवती की फोटो दिखाकर मालूमात कर लेनी चाहिए। ठीक कहते हो, SHO नफीस सिंह मुस्कुराकर बोले। सभी के मोबाइल में उस मृत युवती का फोटो अपलोड था। उसे वहां के दुकानदारों, पटरी वालों और मजदूरी करने वाले लोगों को दिखाया गया तो एक पटरी वाले ने युवती को पहचान लिया। उसने बताया, साहब ये तो रोहिना है। ये छोटा बाजार में स्थित जाट धर्मशाला के पास पारुल के साथ रहती है। क्या तुम हमें पारुल के घर तक पहुंचा सकते हो? इंस्पेक्टर ने कहा। क्यों नहीं साहब, वो व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा होकर बोला। आप किसी को मेरे सामान के पास खड़ा कर दे। SHO ने कांस्टेबल शुभम और निखिल को वहां खड़ा कर दिया। बाकी पुलिस टीम उस व्यक्ति के साथ पारुल के घर की तरफ चल पड़ी। वो व्यक्ति उन्हें जाट धर्मशाला के पास एक मकान पर लेकर आया। मकान के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। यही पारुल रहती है साहब, आप मकान मालिक से पूछ लीजिए, उस व्यक्ति ने कहा। पुलिस टीम को अपने मकान के दरवाजे पर देखकर ऊपर मौजूद मकान मालिक नीचे आ गया। वो काफी डरा हुआ दिखाई दे रहा था। क्या बात है साहब, आप मेरे मकान पर किसे तलाशने आए हैं? मकान मालिक ने कांपती हुए आवाज में पूछा। तुम्हारे कमरे में पारुल रहती है, हमें उससे मिलना है, इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार ने पूछा। वो तो कल शाम को मेरा कमरा खाली करके कहीं दूसरी जगह चली गई है साहब। ओहो, इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। फिर कुछ सोचकर उन्होंने मृत युवती का फोटो मकान मालिक को दिखाया। इसे पहचानते हो? जी हाँ, ये रोहिना उर्फ माही है। ये पारुल के साथ ही मेरे कमरे में कई सालों से रह रही थी। हाँ, मैंने 2-4 दिनों से इसे पारुल के साथ नहीं देखा तो पारुल से पूछा था, तब उसने बताया था कि माही घूमने के लिए कहीं गई है। पारुल तुम्हारा कमरा छोड़कर अब कहाँ रहने गई है? मुझे नहीं मालूम साहब, कल तांगे में अपना सामान लादकर उसने मुझे बाकी बच्चा किराया चुकाया और चली गई। कहाँ गई मैं नहीं बता सकता। पुलिस टीम वापस लौट आई। उन्हें पारुल के नए ठिकाने को तलाश करना था। पारुल ने सामान शिफ्ट करने में तांगा इस्तेमाल किया था। उस तांगे को ढूंढकर पारुल के नए ठिकाने पर पहुंचा जा सकता था। तांगे का स्टैंड शाहदरा में फ्लाईओवर के नीचे था। वहां जाकर ही तांगे वाले का पता लगाया जा सकता था। ये काम SI मनदीप और हेड कांस्टेबल मनीष यादव को सौंपा गया। दोनों उसी समय शाहदरा में तांगा स्टैंड के लिए थाने से रवाना हो गए। SI मनदीप ने हेड कांस्टेबल मनीष के साथ उस तांगे वाले को खोज निकाला। उसने बताया कि वो एक महिला का सामान तेलीवाड़ा से अपने तांगे में लादकर कांति नगर ले गया था। उसने SI मनदीप को कांति नगर में पारुल के नए आशियाने पर पहुंचा दिया था। पारुल ने यह कमरा किराए पर लिया था। इस समय वो और उसका भाई मोहित घर पर ही थे। SI मनदीप और हेड कांस्टेबल ने दोनों को हिरासत में ले लिया। उन दोनों को करावल नगर थाने में लाया गया। इनकी गिरफ्तारी की सूचना DCP डॉक्टर जॉय टिर्की को दे दी गई तो वो करावल नगर थाने में आ गए। उनकी मौजूदगी में पारुल से पूछताछ शुरू की गई। SHO नफीस सिंह ने रोहिना उर्फ माही की तस्वीर मोबाइल में पारुल को दिखाते हुए पूछा, इसे तो पहचानती हो ना पारुल? पारुल काफी डरी और सहमी हुई लग रही थी। वो थूक गटकते हुए बोली, जी मैं इसे पहचानती हूँ, ये माही है। इसकी हत्या किसने की, क्यों की, इस बात का ठीक ठीक जवाब दो। अगर चालाकी दिखाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा।
साहब, मैंने माही की हत्या नहीं की है। माही का गला मेरे भाई विनीत ने दबाया था। वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन माही की जिद के कारण विनीत को गुस्सा आ गया और उसने माही का गला दबा दिया। उसने डर की वजह से माही का शव दीवान में छिपा कर रखा। जब अंधेरा फैलने लगा तो विनीत ने मेरे प्रेमी इरफान को घर बुला लिया। वो बाइक लेकर आया था। मैंने और विनीत ने माही की लाश को बाइक तक पहुंचाया। विनीत माही की लाश लेकर बैठा और इरफान ने बाइक संभाली। दोनों रात को माही की लाश करावल नगर क्षेत्र में डालकर आ गए। विनीत कहाँ छिपा हुआ है, अपने प्रेमी इरफान की भी जानकारी दो हमें, डीसीपी जॉय तिर्की ने सख्त लहजे में पूछा। साहब, मैं नहीं जानती विनीत कहाँ चला गया है। हाँ, इरफान के घर का पता मैं आपको बता देती हूँ, पारुल ने कहा और इरफान का पता बता दिया। पुलिस टीम ने इरफान को उसके घर से दबोच लिया। उसे करावल नगर लाया गया तो वहां अपनी प्रेमिका पारुल उर्फ चिंकी को देखकर वो समझ गया कि माही की हत्या का राज पुलिस के सामने खुल गया है। फिर इरफान ने भी अपना गुनाह चुपचाप कबूल कर लिया। अब असली कातिल विनीत की गिरफ्तारी शेष थी। पुलिस ने विनीत पवार की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी, लेकिन वो बड़ी चालाकी से इधर उधर भाग रहा था। जब वो पुलिस टीम के हाथ नहीं आया तो डीसीपी जॉय तिर्की ने क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज की हाथ में विनीत की गिरफ्तारी की कमान सौंप दी। अपराध शाखा के एसीपी राजकुमार साहा की देखरेख में क्राइम ब्रांच की टीम ने विनीत की खोजबीन शुरू कर दी। मुखबिर भी विनीत की टोह में लगा दिए गए। आखिर विनीत को मुखबिर की सूचना पर लौनी गोल चक्कर से गिरफ्तार कर लिया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि विनीत पवार कौन है और उसने माही की हत्या क्यों की। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत का एक छोटा सा गांव है कागदीपुर। इसी गांव का निवासी था विनय पवार। उसके दो बेटे विनीत और मोहित थे तथा एक बेटी थी पारुल। विनय पवार मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता था। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। विनय पवार ने जैसे तैसे बच्चों की परवरिश की। पारुल सयानी हुई तो उसने उसकी शादी विदिशा के साथ कर दी। विदिशा दिल्ली में काम करता था। बहन की शादी के बाद विनीत भी काम धंधे की तलाश में अपने जीजा के पास रहने आ गया। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी तो नहीं मिली। हाँ, गुजर बसर करने लायक एक फैक्ट्री में काम जरूर मिल गया था। वो बहन और जीजा के पास ही रहने लगा। वो बहन को अपने खाने पीने का खर्चा देने लगा। विनीत को अच्छा पहनने और फिल्में देखने का शौक था। धीरे धीरे उसने कुछ रुपए जोड़कर किस्तों पर मोबाइल फोन भी ले लिया था। वो दिन में फैक्ट्री में काम करता, शाम को नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनता और मोबाइल हाथ में लेकर घूमने निकल जाता। उसी मोबाइल पर फेसबुक द्वारा विनीत की रोहिना उर्फ माही नाम की एक लड़की से जान पहचान हो गई। ये जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। विनीत खाली समय में रोहिना उर्फ माही से प्रेम की बातें करता रहता। दोनों के बीच ये प्यार इस कदर बढ़ा कि माही अपना घर द्वार छोड़कर विनीत के साथ रहने को राजी हो गई। विनीत उसे लेने के लिए उत्तराखंड पहुंच गया। हरिद्वार के एक गांव मिर्जापुर में रहती थी रोहिना उर्फ माही। वो विनीत से मिलने हरिद्वार आ गई। दोनों पहली बार यूं आपस में गले मिले जैसे उनमें बरसों की गहरी जान पहचान हो। माही अपना सामान बैग में भरकर लाई थी। विनीत उसे अपने साथ बागपत के गांव कागदीपुर ले गया। माही बगैर शादी किए उसके साथ लिव इन रिश्ता जोड़कर रहने लगी। विनीत की इस हरकत पर उसके पिता विनय पवार ने कोई विरोध नहीं किया। उसे बेटे की शादी करनी ही थी। बेटा अपनी पसंद की कोई लड़की घर ले आया तो विनय पवार को क्या ऐतराज होता। बस उसे यही अखरता था माही के साथ विनीत बगैर शादी किए रह रहा था। लेकिन विनय पवार खामोश रहा। माही उनके घर में रहती थी, लेकिन अभी विनीत की जिंदगी में और भी उतार चढ़ाव आने शेष थे। वो माही के साथ आराम से रह रहा था कि एक दिन उसे और उसके पिता विनय पवार को पुलिस ने एक हत्या का दोषी मानकर गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। ये सन 2017 की बात है। जुर्म साबित होने पर उसे सजा हो गई। पिता विनय पवार और भाई विनीत जेल चला गया तो माही को पारुल अपने पास दिल्ली ले गई। माही के कदम अच्छे नहीं थे। एक दिन पारुल के पति विदिशा की अचानक मौत हो गई। पारुल खूब रोई धोई, फिर उसने मन को धीरज देकर अपनी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। कहा जाता है औरत का एक सहारा टूटता है तो अनेक हाथ उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तब
जब औरत जवान और सुंदर हो। पारुल जवान भी थी और सुंदर भी। उसकी तरफ इरफान ने हाथ बढ़ाया तो पारुल ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। पारुल की जिंदगी मजे में कटने लगी, साथ ही वो माही का भी खर्च उठाने में सक्षम हो गई। पारुल को माही भाभी मानती थी। माही यहाँ विनीत के भरोसे अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर आई थी। विनीत जेल चला गया तो माही उदास हो गई। विनीत के बगैर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कर ही क्या सकती थी। वो ये सोचकर संतोष कर रही थी कि विनीत जल्द ही जेल से छूटकर आ जाएगा, तब वो उससे शादी करके उसकी दुल्हन बन जाएगी। नवंबर 2022 में हाईकोर्ट के आदेश पर विनीत पेरोल पर जेल से बाहर आया तो माही उसे सामने देखकर खुशी से नाच उठी। उसने विनीत के आगे शादी की बात रखी, लेकिन विनीत उसे गले की हड्डी नहीं बनाना चाहता था। उसने बहन पारुल से बात की तो पारुल ने संजीदगी से कहा, विनीत, माही वो लड़की नहीं है जिसे मैं भाभी बनाऊं। इसे दफा करो और किसी धनी बाप की बेटी को फांसो, ताकि लड़की के साथ मोटी रकम भी हाथ आए। मेरी जिंदगी पर अपराधी का ठप्पा लग गया है बहन। मुझे कोई पैसे वाला अपनी लड़की क्यों देगा? तो फिर माही को बेच डालो, मोटी रकम हाथ आएगी तो हमारे दिन संवर जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, विनीत ने खुश होकर कहा। उसी दिन से वो और पारुल रोहिना उर्फ माही को बेचने की जुगत में लग गए। काफी भागदौड़ करने पर भी माही के लिए मोटी कीमत देने वाला नहीं मिला। इधर माही रोज विनीत पर शादी करने का दबाव बना रही थी। आखिर इससे तंग आकर विनीत ने माही से पीछा छुड़ाने के लिए उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। माही मर गई तो विनीत डर गया। उसने माही की लाश दीवान में छिपाकर रख दी। फिर पारुल को माही की हत्या कर देने की बात बता दी। पारुल ने माही की लाश ठिकाने लगाने के लिए अपने प्रेमी इरफान की मदद मांगी तो वो तुरंत रात को बाइक लेकर आ गया। उस समय पारुल का छोटा भाई मोहित घर पर ही था। पारुल ने इरफान की बाइक पर माही की लाश लादने में विनीत और इरफान की मदद की। इरफान और विनीत माही की लाश रात के अंधेरे में करावल नगर के महालक्ष्मी विहार में डाल आए। क्राइम ब्रांच और करावल नगर थाने की पुलिस टीम के संयुक्त प्रयास से इरफान, विनीत, पारुल और मोहित की गिरफ्तारी संभव हो सकी। विनीत ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उन चारों अभियुक्तों को सक्षम न्यायालय में पेश करके कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।